हेलो फ्रेंड्स। हमने पुराने चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ा था। उसके बाद हमने इस टॉपिक को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे लाके छोड़ दिया था, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये आपको फर्दर भी आगे भी काम आने वाला है। तो इस वाले पार्ट में हम आपको इस चैप्टर का बाकी पोर्शन जो है कंप्लीट कराएंगे, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम आगे चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो देखिए, एक सिंपल सा मैंने मैप बनाया हुआ है यहाँ पे, एक शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं पॉइंट्स को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो देखिए, जैसे ऑक्सीडेशन का पहला पॉइंट जो देखेंगे वो ये होता है कि एनी सब्सटेंस और एनी कंपाउंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज सीन इज सेट टू ऑक्सीडेशन। तो जहाँ कहीं पे भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और इसको हम दूसरे तरीके से ये भी देख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ये दो मेजर पॉइंट्स हो गए, और इन सब के पीछे एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, वो है रिमूवल एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसमें क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जहाँ कहीं भी जिस भी कंपाउंड में या जिस भी एलिमेंट में आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, वहाँ पे ये समझ जाइए कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहाँ कहीं भी हमको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहाँ पे रिडक्शन होता है। तो चलिए हम एक पहला पॉइंट लेके चलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जैसे कि हमने कॉपर को लिया, अगर कॉपर से हम ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं उसे, तो हमको मिलता है क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलता है तो यहाँ पे देखिए, देखने वाली चीज ये है कि यहाँ पे कॉपर के ऊपर भी कोई भी चार्जेस नहीं है, पर जैसे ही इस पे ऑक्सीजन कंबाइन होता है, यहाँ पे एक चार्ज आ जाता है कॉपर के ऊपर, वो है आपका +2 का। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो इस पे +2 का चार्ज होता है, यानी कि ये कॉपर जो है इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो ये हमारा जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ से स्टेट होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ हमारा जो कॉपर है उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरी चीज, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होके ये कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी शो कर रहा है ये। तो ये सिंपल हो जाता है कि एक बढ़िया एग्जांपल है आपका ऑक्सीडेशन शो करने का। यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए, इसके बाद एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम गैस को, अगर सोडियम सॉलिड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन गैस से, तो हमको NaCl मिलता है। NaCl में देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम है उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, यानी कि वो न्यूट्रल कंडीशन में है, स्टेबल स्टेट में है। मगर जब हम आगे इसका कंपाउंड देखते हैं तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर एक +1 का चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे जो सिंपल सी एक चीज है, जो हमारा सोडियम है उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सिंपल सा ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको कैसे समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है, तो सिंपल सा लॉजिक है। आप एलिमेंट्स को नोट डाउन करिए कि एलिमेंट्स क्या प्रोसीड करते हैं और क्या प्रोडक्ट के एंड पे उन पे क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे हमारे पास सोडियम था, सोडियम के ऊपर कोई चार्जेस नहीं थे, नॉर्मल स्टेट में था। नॉर्मल स्टेट के सोडियम में जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये क्लोरीन से रिएक्ट किया, इसने NaCl बना लिया, और इस NaCl के कंपाउंड में जो सोडियम है उसके ऊपर हमारा +1 का चार्ज होता है। तो जैसा आप समझ रहे हैं कि +1 का चार्ज होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो अब इसने ऑक्सीडेशन यहाँ पे शो कर दिया है। अब हमारा जो ये अपर जो पॉइंट्स हमने दिया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हर केस में फिजिबल नहीं होता है। हर केस में हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस या हाइड्रोजन का रिमूवल, ये चीज हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो जहाँ पे आपको ऑक्सीजन का एडिशन दिखे या हाइड्रोजन का रिमूवल दिखे, वहां पे तो आप समझ ही जाएंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। मगर साथ ही साथ जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखे, ये भी बहुत अच्छा तरीका है ये जज करने का कि जो एलिमेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पे रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो आप तुरंत समझ जाइए कि वहां पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की क्वालिटीज हो रही है। यहाँ पे हमारा जो सोडियम है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, प्रोडक्ट एंड पे आके इस पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन समझ में आ रहा है। और एक जनरल टर्म आप बहुत सुनेंगे, तो ये टर्म क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आपको इसको बाय हार्ट करना पड़ेगा, या इसको आप एक
छोटा सा वो ले लीजिए कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसके अंदर रिडक्शन होता है और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको हम समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस एंड हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ लिया हुआ है। आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है और एल्युमिनियम से और देता है आयरन प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप सिंपल सा ये चीज देखेंगे कि जो हमारा फेरस ऑक्साइड है जब यहाँ पे रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसके ऊपर +3 का चार्ज है और जैसे ही ये प्रोडक्ट एंड पे आता है तो इसके ऊपर 0 चार्ज है, यानी कि +3 से इसके ऊपर 0 चार्ज आया। इसका मतलब कि सिंपल है कि हमारा जो Fe3 का आयन था वो Fe3 के एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। और कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कैसे किए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन तब किए जबकि एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए और एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया। यानी कि अगर ये आयरन का कंपाउंड है, अगर ये रिड्यूस नहीं होता तो एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसीलिए इस Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड को हम ये कहेंगे कि ये फेरस ऑक्साइड ने क्या अंडरगो किया, इसने रिडक्शन अंडरगो किया। रिडक्शन अंडरगो करने की वजह से इसने क्या किया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया। तो ये आपका फेरस ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया क्योंकि इसने खुद रिड्यूस होकर एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज कराया। तो ये सिंपल सा फंडा है। ये सिमिलर फंडा जो है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी हम यूज करते हैं। जो एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे को रिड्यूस करे, दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड को रिड्यूस करे, उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कि आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है तो आप ये समझ जाइए कि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वहां रिडक्शन हो रहा है, तभी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपसे रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा है तो आप सिंपल से ये समझ जाइए कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तभी वो दूसरे एलिमेंट को रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। ये सिंपल सा फंडा है। तो अब यहां तक तो हमने समझ लिया। अब हम रिडक्शन को, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आप जैसे आपने ऑक्सीडेशन को समझा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिमिलरली हम रिडक्शन को समझते हैं। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में आपको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिले या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिले या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वहां पे आपका रिडक्शन हो रहा है। और एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहां पे अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करते ही हमको कॉपर मिल जाता है और H2O मिल जाता है। तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे जो कॉपर ऑक्साइड लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन ये होता है रिडक्शन। यहां हमारा रिडक्शन हुआ, सिंपल सा टर्म है। देखिए ऑक्सीजन का लॉस हुआ, इसका मतलब हमारा रिडक्शन हुआ। और प्रीवियसली हमने एक एग्जांपल यहां पे देखा ही था, जहां पे हमने ये देखा था कि सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे थे और NaCl बना रहे थे। तो इसी रिएक्शन से हम इसका तीसरा टर्म भी समझ सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तब भी हम रिडक्शन समझेंगे। तो यहां से कैसे हम समझ सकते हैं, देखिए NaCl बनने से पहले यहां पे हमने सोडियम सॉलिड लिया और उसको क्लोरीन गैस से ट्रीट कराया और हमको क्या मिला, हमको NaCl मिला। तो इनिशियली जो हमारा क्लोरीन गैस था उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं थे, वो फ्री स्टेट में था। जैसे ही ये NaCl से रिएक्ट किया, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया। माइनस चार्ज आ गया मतलब कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो जैसे ही क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहां पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया क्लोरीन ने, तो उसने बिहेवियर शो किया रिडक्शन का। तो ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर वी विल सी द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन से दैट द पर्टिकुलर कंपाउंड और एलिमेंट इज शोइंग रिडक्शन। अब फिर से हम वहीं आ जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूं कि रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस करते हैं, दूसरे के रिडक्शन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यही एक एग्जांपल लिया हुआ था यहाँ पे कि जो फेरस ऑक्साइड है वो एल्युमिनियम से रिएक्ट करके आयरन बनाता है और प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन का गेन किया, या फिर आप कह सकते हैं कि एल्युमिनियम ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया मतलब कि एल्युमिनियम ने ऑक्सीडेशन हुआ एल्युमिनियम के अंदर। तो ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। किसके लिए, इस फेरस ऑक्साइड के लिए।
इसने क्या किया, खुद ऑक्सीडाइज होके इस फेरस ऑक्साइड को रिड्यूस किया और ये क्या नाम है, आयरन में कन्वर्ट हो गया। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है। ये देखिए यहाँ पे FeO3 जो है वो आपका काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमारा जो अल्युमिनियम है वो काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। पर हो रहा है उल्टा, हमारे Fe2O3 में हमारा क्या हो रहा है, Fe2O3 हमारा रिड्यूस हो रहा है और हमारा अल्युमिनियम क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। जबकि हम बोलेंगे दोनों को डिफरेंट टर्म से बोलेंगे। जैसे कि Fe2O3 को हम बोलते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वहीं पे हम अल्युमिनियम को बोलते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। अब हम देखिए, अब हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ लिया। अब हम समझते हैं, एक टर्म हम यूज करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन कुछ नहीं है, एक शॉर्ट टर्म है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए। अगर किसी एक रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, सिमिलर रिएक्शन में दोनों टाइप के चेंजेस दिखाई देते हैं, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल यहाँ पे भी है, जो हमने अभी देखा था। फेरस ऑक्साइड को एल्युमिनियम से ट्रीट किया और हमको क्या मिला, Fe मिला, 2Fe प्लस Al2O3, मतलब कि एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला। तो इस रिएक्शन में भी दोनों हो रहा है, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने मैग्नीज ऑक्साइड को रिएक्ट किया HCl से, और यहाँ पे हमको मैग्नीज क्लोराइड मिला, क्लोरीन मिला, क्लोरीन गैस मिला और H2O मिला। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा दोनों हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, और HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हमको वाटर मिल रहा है। तो देखिए सिंपल सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन में दोनों काम हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। देखिए मैग्नीज के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक वैरायटी ऑफ वैलेंसी शो करता है, +1 +2 +3 +4, बहुत सारी वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसके ऊपर। तो हम ये समझे कि यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर एक -1 का चार्ज होता है, इसके ऊपर एक +1 का चार्ज हुआ है मैग्नीज के ऊपर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर एक +2 का चार्ज हुआ। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा मैग्नीज जो है वो रिड्यूस कर रहा है, +2 से +1 पे जा रहा है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन शो कर रहा है मैग्नीज ऑक्साइड, रिड्यूस होके बना रहा है MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड। सिमिलरली हम HCl को भी देखते हैं कि HCl यहाँ पे HCl में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और ये H2O बना रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था रिडॉक्स रिएक्शन का। ऐसे रिएक्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे मैंने अभी पुराना वाला रिएक्शन आपको दिखाया था, वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन था। तो अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे टर्म पे, जो कि को रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में देखिए, ऐसे बहुत सारी एक मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों के मन में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को लेके। देखिए ब्रीदिंग एक अलग प्रोसेस है, जब आप एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ये प्रोसेस ब्रीदिंग होता है, मगर रेस्पिरेशन इससे एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में जब आपके बॉडी के अंदर जो बॉडी ने आपके ग्लूकोज बनाया है, वो ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है, और उसके ऑक्सीडेशन के बाद में जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ये सब चाहिए, सारी चीज़ों का बनना होता है, तो वो कंप्लीट प्रोसीजर, उसके बाद एनर्जी ATP के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर जो है रेस्पिरेशन में आता है। चलिए हम देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। चलिए हम देखें रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन को इन जनरल अगर हम एक रफली अगर इसको समझे तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। एनर्जी जो देता है वो ATP के फॉर्म में देता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो हमारा रेस्पिरेशन है, इसको केमिकली अगर देखें तो C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, ये हमारा 6O2 से रिएक्ट करके 6CO2 बनाता है, मतलब कार्बन के 6 मॉलिक्यूल बनाता है। उसके बाद 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनाता है, प्लस एनर्जी रिलीज करता है ATP के फॉर्म में। ये होता है रेस्पिरेशन, कंप्लीट प्रोसीजर। तो यहां से एनर्जी हमको मिलती है, जब हमारा फूड ऑक्सीडाइज होता है उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, और हम इसके प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं।
तो ये चीज़ है आपका रेस्पिरेशन। उसके बाद एक टर्म आता है जो कि इस चैप्टर में बताया गया है, कंबशन। कंबशन के बारे में आप ये समझ लीजिए, किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ को आप बर्न करते हैं तो वो कंबस्ट होती है। आप बर्निंग कह सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन करते हैं, किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो भी कंबशन का फॉर्म होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है कोल, चारकोल कोल या वुड कोल। जब आप वुड कोल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। किसी भी चीज को जब आप कंबशन करते हैं किसी भी चीज का इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड देती है। जैसे कि मीथेन गैस होती है, मीथेन, ब्यूटेन, इन सबों को जब आप रिएक्ट करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया कंबशन का। कंबशन के बारे में आप ये जानिए कि बर्निंग या फिर ऑक्सीडाइजिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन होता है जब इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो उसका कंबशन होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे एक टर्म है कोरोजन। कोरोजन होता है स्लो वेदरिंग, या वेदरिंग ना बोले इसको, बोले ईटिंग अबव सरफेस ऑफ सम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जो कुछ एलिमेंट्स, मेटल्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका रिएक्शन हो जाता है जब वो एयर के प्रेजेंस में रहते हैं। कुछ चीज़ों से रिएक्शन होता है, उनके सरफेस को जो है वो रिएक्शन वेदर आउट कर देता है। उनका सरफेस जो है केमिकली रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बना लेता है, इससे उनके अंदर बहुत सारा डिस्टॉर्शन आ जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग। रस्टिंग में क्या होता है, रस्टिंग में आयरन को जब भी अगर हम खुले में रख देते हैं जहाँ पे कि मॉइस्चर और ऑक्सीजन उसे मिल जाए, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, और बना लेता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होता है। तो ये एक ब्राउनिश केमिकल होता है जो कि आयरन को खराब करता है। आयरन की ऊपरी सतह को, जो सरफेस लेयर होती है, उसको डिग्रेड करता है। और डिग्रेड करता है, इस कदर डिग्रेड करता है कि आप देखेंगे कि पुराने आयरन के जो कार्स होती हैं या आपके घर के जो गेट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आयरन की बनी होती हैं, उनके ऊपर रेगुलर टर्म पे आप उन्हें क्या नाम है, ब्रश आउट करते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर कोटिंग की जाती है, केमिकल्स की पेंटिंग की जाती है, बहुत सारी चीज पॉलिशेस लगाए जाते हैं ताकि वो डायरेक्ट एयर और क्या नाम है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्ट करके ये रस्टिंग का प्रोसेस ना हो पाए। और आपके जो आयरन के यूटेंसिल्स हैं या आयरन का जो भी आपका सामान आयरन का है, आपके गेट्स हैं, आपके कार्स हैं, आपके और यूजफुल चीज़ें जो आयरन से बनी हुई हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए ये किया जाता है। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको कोरोजन का ये भी मिल जाएगा कि कोरोजन जो है कुछ कंपाउंड्स में भी होता है। जैसे कि आप कैल्शियम कार्बोनेट को देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल और आपका ये चूना पत्थर, स्लेग, क्या नाम है आपका, चौक होता है, मार्बल होता है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक फॉर्म होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जो भी मॉन्यूमेंट्स बने होते हैं वो सब मार्बल के बने होते हैं, और ये मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं ये आपके पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और इनका इफेक्ट कैसे होता है, जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है तो एसिड रेन्स होती हैं, और ये जो एसिड रेन्स होती हैं ये अपने अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऐसे एसिड के कुछ क्या नाम है, हाइड्रेटेड पार्ट जो है, इनके साथ रेन में बरसते हैं। तो ये जब ट्रीट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जब इन एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो सल्फेट्स, नाइट्रेट्स बना लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसके साथ रिलीज होता है। तो हम जो मॉन्यूमेंट्स, हमारी जो बहुत प्रीशियस मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे मार्बल्स की बने हुए हैं, उनके लिए एसिड रेन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है एसिड रेन से। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी अंडरटेकिंग, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। महल का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ताजमहल का कुछ एरिया ऐसा किया गया है जहाँ पे कि आप पेट्रोल व्हीकल्स को या फिर पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस को नहीं यूज़ कर सकते। आप पेट्रोल व्हीकल के बजाय आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट बहुत सारे चीज़ों को गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है ताकि उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि पत्थर के बने हुए हैं और जो जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट और इस टाइप के पत्थर हैं, एसिड रेन के सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सबों से रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों से बचे रहें। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है। तो चलिए, इस चैप्टर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद एक टॉपिक इसमें बच जाता है जिसको कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। जब ऑयल एंड फैट का ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये क्या होता है कि जैसे आपने किसी फूड आइटम को जो कि ऑयल से पका हो या फैट में पका हो, उसको जब आप छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम
वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद उसका आउटकम क्या होता है, एक फाउल स्मेल आने लगती है, उसमें से एक बैड स्मेल आने लगती है। इसका मतलब कि आपका जो खाने का एडिबल आइटम है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, वो खाने लायक नहीं है। तो चीज़ों को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारी रेंसिडिटी से हम बच सकें। तो पहला मेथड क्या होता है कि जो भी एडिबल आइटम है जो आप स्टोर करके रखते हैं, उन एडिबल आइटम्स को आप एयर टाइट कंटेनर्स में रखें ताकि वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए। दूसरा बहुत अच्छा तरीका है, आपको इनको रेफ्रिजरेशन में रखें। जब आप रेफ्रिजरेटर में आप इनको रखते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑक्सीजन से इनका नहीं हो पाता है, जिससे कि ये जल्दी स्टेल नहीं होते और जल्दी इनके अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होता, बैड स्मेल नहीं आती है, तो कुछ टाइम तक ये खाने लायक रह जाते हैं। और तीसरी चीज़ क्या करते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा चिप्स, वेफर्स, बिस्किट्स के पैकेट होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो वो नाइट्रोजन गैस सिर्फ इसलिए भरी जाती है ताकि जो ऑक्सीजन कहीं से भी ऑक्सीजन उनके अंदर ना जा पाए और नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो ना पाए। तो नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और वो फूड आइटम जिसमें ये गैसेस भरी जाती हैं वो काफ़ी दिन तक वो प्रिजर्व किया जा सकता है। एक तरीका और है, एल्युमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं लोग खाने को गर्म रखने के लिए या उसको एयर से प्रिवेंट करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको क्या नाम है, आपके पिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वो होते हैं जिनको कि आप सनलाइट और उसमें ना रखें, एयर टाइट कंटेनर्स में रखें। तो ये सारी चीज़ें रेंसिडिटी के लिए होती हैं। अब ये था आपका लास्ट टॉपिक जो कि हमने इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में पढ़ना था। अब इसके बाद जो भी हम करेंगे वो एक छोटे छोटे वीडियोस में हम देखेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में भी समझेंगे, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस में समझेंगे। और इस चैप्टर के ऊपर हम, ये मेरा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर, इसके बाद हम छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस से हम इनके इस चैप्टर के जो भी एग्जांपल्स हमको मिलेंगे, क्या नाम है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस के, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के, वो हम आपको छोटे छोटे वीडियोस में आपको देते रहेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर जल्दी, बहुत जल्दी इसका वीडियो आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट करिए कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। और इसका कोई सब्सक्रिप्शन, कोई भी ऐसा चार्जेस नहीं रहेगा जब तक आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और तब तक आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और जो कुछ भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो आपके लिए करूँगा। बस आप अपना सपोर्ट और मोटिवेशन बनाए रखें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे मेरे वीडियोस को, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको आपकी नॉलेज में एनहेंसमेंट करूँ और आपको कुछ अच्छी चीज़ें बता पाऊँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस में कोई भी मिसकॉन्सेप्शन मिलता है या कोई भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो आप उसे करेक्ट आउट कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर मेरे वीडियोस में कोई भी चीज़ अगर फॉल्ट दिखता है, कोई भी मिसकंसेप्शन दिखता है, कोई भी चीज़ें गलत दिखती है तो आप उसको करेक्ट आउट कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में उसको बता भी सकते हैं। उसके ऊपर मैं आपको फिर से वीडियो बना के उसके बारे में और डिटेल में हम बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।